Question is, President of India, that is Draupadi Murmu, inaugurate International Engineering and Technology Fair 2023 in, that is B, न्यू दिल्ली। तो जो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो फेयर हो रहा है 2023 में, वो कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने 16 फरवरी को इसको इनैगोरेट किया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका नाम है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर, दैट इज़ IETF फेयर। ठीक है, तो ये जो फेयर है ये 16 से 18 फरवरी को मनाया जाएगा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज़ CII। अपने इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा जो हमारे पास इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, किसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसके बारे में बताया जाएगा। और कोलेब्रेशन विद द अदर कंट्रीज़, मतलब कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ कोलेब्रेशन किया है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो उनके बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरह से हम एडवांसमेंट की तरफ आगे आगे जा रहे हैं। तो IETF 2023 covers 11 areas of emerging technologies that will have profound इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी एंड द सोसाइटी। मतलब कि इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से हम क्या बनाते हैं? बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं, उनको हम बेचते हैं। इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बढ़ जाती है और सोसाइटी को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ? टू IETF, ठीक है, किस लिए मनाया जा रहा है? टू डिटरमाइन द एफर्ट, जितने भी हमने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एफर्ट किए हैं, किस किस तरह के डिवाइसेस बनाए हैं, नेचर और साइंस के बीच में किस तरह से हमने एक ब्रिज जो है वो बनाया हुआ है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। एशियाज़ बिगेस्ट सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कंक्लूडेड इन, दैट इज़ सी कोलकाता। तो एशिया का जो सबसे बड़ा सी फूड शो है, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ है वो वाला शो? दैट इज़ कोलकाता। तो ये कोलकाता में हुआ है। इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? इसमें दो संस्थाएं थी, एक मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एमपेडा, और दूसरी थी सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। अब इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि जो हमारे पास जो समुद्र के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक फिशेस होती हैं, झींगे होते हैं, उनको खाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम सी फूड। ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन है उनको हमने निकालना है, उसको हमने बाहर बेचना है। वो हमने $14 बिलियन जो वो उसका एक्सपोर्ट करना है 2025 तक। ये टारगेट है, आपने इसको याद रखना है। ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अबाउट 5000 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया और अदर कंट्रीज से 5000 से ज़्यादा डेलीगेट जो है वो इस इवेंट में आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने एक न्यू सब स्कीम भी लॉन्च की है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, जो कि यूनियन बजट 2023 में उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान, मतलब कि जो मछली उत्पादन से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं मत्स्य किसान। उनको समृद्धि के लिए, उनकी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने 6000 करोड़ रुपए, ठीक है, 6000 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए हैं यूनियन बजट 2023 में। सो कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो फिशिंग सेक्टर एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा हमें पैसा भी देता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश है। ठीक है, इंडिया 4th लार्जेस्ट है जो कि बेचता है फिशेज टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट 7.7% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 7.7% की जो फिश जो है वो इंडिया से ही आती है। तो 4th बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश है इंडिया। अभी क्या है, 2016 में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ब्लू रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ है। ईयर 2016 से हमने लॉन्च किया है ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द सी फूड, जो हमारे समुद्र के नीचे जो चीज़ें होती हैं खाने के लिए, झींगे, मछलियाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, वो ब्लू रेवोल्यूशन में आता है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। 2016 में स्टार्ट हुआ था। हु इज़ न्यू इंडियन आर्मी वाइस चीफ। ठीक है, आपको पता है कि इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं मनोज पांडे।
ठीक है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ बने थे वो बने थे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, वाइस चीफ। ठीक है। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड, जो कि जयपुर में है, एज आर्मी कमांडर। ठीक है। तो ये वाली पोस्ट जो है वो खाली रह गई है इंडियन आर्मी वाइस चीफ की। तो उनकी जगह पे कौन आया है? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार। ठीक है। उनको क्या अपॉइंट किया है? इंडियन आर्मी का वाइस चीफ जो है उनको अपॉइंट किया है। सुचिंद्रा कुमार आजकल डिप्टी चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ है आर्मी के हेडक्वार्टर में। BS राजू जो है वो कहाँ जाएंगे? जयपुर कमांड में जाएंगे, साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड जयपुर में एज ए आर्मी कमांडर। ठीक है। और वहाँ पे जो आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंदर, वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे ये आर्मी कमांडर जो है बनेंगे BS राजू। और इंडियन आर्मी के न्यू वाइस चीफ कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार। तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन है? मनोज पांडे। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? R हरि कुमार PVSM। इंडियन एयरफोर्स के चीफ है विवेक राम चौधरी। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। फर्स्ट CDS कौन थे इंडिया के? दैट इज़ बिपिन रावत। और सेकंड एंड प्रेजेंट CDS कौन है? अनिल चौहान। हु डिक्लेयर खालिस्तान टाइगर फोर्स। ठीक है। एक खालिस्तान टाइगर फोर्स है और एक JK गजनवी फोर्स है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इनको क्या डिक्लेयर किया गया है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। किसने डिक्लेयर किया है? इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की है 17 फरवरी को डिक्लेयर क्या? पाकिस्तान टाइगर फोर्स एंड जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंडर। ठीक है। इनको याद रखना है। और इसके अलावा एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है हरविंदर सिंह संधू LI सरिंडा। ठीक है। जो कि एक मास्टरमाइंड है। 2021 में जो अटैक हुआ था पंजाब पुलिस के ऊपर, उसके ये मास्टरमाइंड है। इसको भी क्या किया गया है? डिक्लेयर किया गया है टेररिस्ट। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने, और अभी कभी क्या है, गवर्नमेंट ने 54 इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको टेररिस्ट घोषित किया है, और 44 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है घोषित किया है। उनमें से खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड JNK गजनवी फोर्स भी इसमें आती है। अब खालिस्तान टाइगर फोर्स के बारे में जानते हैं। ये खालिस्तान जो टाइगर फोर्स है वो 2011 में बनाया गया था। इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाबर खालसा इंटरनेशनल, जो बाबर खालसा इंटरनेशनल है ना, उसी की एक ब्रांच है ये खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो कि 2011 में बनी थी। ठीक है। और इसको बैन कर दिया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंडर। ठीक है। और इसके जो मिलिटेंट है ना उनका जो एम है इज़ टू रिवाइव मिलिटेंसी इन पंजाब। जो पंजाब वाला एरिया है वो डिमांड करते हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है पंजाब वाले एरिया में, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का कुछ पार्ट और हिमाचल प्रदेश को और जम्मू का कुछ पार्ट उसको बोलते हैं। और जो पाकिस्तानी पंजाब है वो बोलते हैं कि हम उसको एक बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम खालिस्तान। ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है जो ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स है, ये मिलिटेंसी कुछ एक लोगों को बेचता है, आतंकवाद फैलाते हैं कहाँ पे? पंजाब में। तो इसकी वजह से इनको क्या किया है? इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो घोषित किया गया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रमोटिंग वेरियस एक्ट ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग टारगेट किलिंग इन द पंजाब। पंजाब में कुछ एक लोग हैं टारगेट किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मारना है, तो वो इन पर्टिकुलर पर्सन को मारते भी हैं और टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी पंजाब में कर रहे हैं। तभी खालिस्तान टाइगर फोर्स को क्या किया गया है? बैन किया गया है। अब जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जो है वो किसने बनाया गया है? ये बनाया गया है बाय लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, इन्होंने इसको बनाया है। इट हैज़ बीन फाउंड इन्वॉल्व इन द, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जितने भी अटैक्स वगैरह होते हैं, अटैम्प्ट्स होते हैं, स्मगलिंग होती है, आर्म्स जो होते हैं लेके आते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो मैक्सिमम में आपका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जो है वो काम करती है, जो कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इनको बनाया है। ठीक है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तारिकुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, तो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इंडिया ने पहले से ही बैन करके रखा है। अभी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को भी बैन किया गया है। अभी हरविंदर सिंह संधू LI सरिंडा जो है उनको भी क्या किया गया है? बैन किया गया है। ही हेल्स फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान एंड एसोसिएटेड, हो तो ये एक एसोसिएट है किससे? बाबर खालसा इंटरनेशनल से, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया ने पहले से ही बैन करके रखा है, उसी का एक ही मेंबर है। ठीक है। और 2021 में
2021 में जो पंजाब में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में जो अटैक हुआ था वो इसी ने किया था, हरविंदर सिंह संधू ने। तो इसी वजह से इसको क्या किया गया है, बैन किया गया है, इसको टेररिस्ट जो है घोषित किया गया है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्मगलिंग ग्रुप्स हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, इसने बहुत सारे यहाँ पे मर्डर किए हैं, अटैम्प्ट टू मर्डर किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है। ठीक है, बहुत सारे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसने बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ की है। इसका नाम है हरविंदर सिंह संधू। ठीक है, ये 54th पर्सन है जिसको जो है टेररिस्ट घोषित किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 49th जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, वो कहाँ पे प्लेस हुई है, 18 फरवरी 2022 को, 18 फरवरी 2023 को, दैट इज़ डी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हमारे पास 49th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने इसको हेड किया है, इस ग्रुप की मीटिंग को, और इसमें ये बात की गई है, ठीक है, इसमें बहुत सारी डिस्कशन किए गए हैं कि हम एक ट्रिब्यूनल एंड मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि जो टैक्स इवेजन हो रहा है, ठीक है, पान मसाला में, गुटखा में और कुछ और बिजनेस हैं, इन सब बिजनेसेस में, पान मसाला गुटखा के जो बिजनेसेस है, इसमें जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल और एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल हैज़ ऑफर्ड, तभी अभी जो बजट आया था उसमें जीएसटी काउंसिल ने क्या ऑफ़र किया था कि हम 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे सभी स्टेट को 1 साल के लिए। ठीक है, मतलब कि 1 और साल के लिए। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है स्टेट्स के लिए। ठीक है, अभी 1 साल और इसको बढ़ाया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो है ये एक्सटेंशन दिया गया है कि 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो 1 और साल के लिए जो है वो दिया जाएगा। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। जीएसटी काउंसिल जो 101st अमेंडमेंट बिल आया था 2016 में, ठीक है, 2017 से जो है जीएसटी जो है वो काउंसिल वो जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल क्या है, ये एक फोरम है जिसमें सेंटर ऑफ स्टेट के लोग आपस में आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी टैक्स के बारे में जो बातें हुए वो की जाएगी। इसमें जो आर्टिकल है दैट इज 279A, ठीक है, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 279A(1) इन द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं, जो हमारे पास यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसकी चेयरमैन होती है। ठीक है, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं फाइनेंस के फ्रॉम द सेंटर से, ये इनके दोनों मेंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके मेन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होती है और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ईच स्टेट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन इन एनी अदर मिनिस्ट्री मे बी नॉमिनेटेड एट मेंबर। और इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, हमारे पास इस तरह के मेंबर्स भी हो जाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट वॉन स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, जो ये स्वराज ट्रॉफी है ये दी जाती है केरला में। केरला में क्यों दी जाती है, ये जो ट्रॉफी दी जाती है ना, ये लोकल बॉडीज़ और जो हमारे पास लोकल बॉडीज़ होती है ना, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी होगी, पंचायत होगी, ठीक है, नगर पंचायत होगी, तो इन बॉडीज़ को जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, अपने रेवेन्यू में, कलेक्टिंग, ठीक है, प्लानिंग में, पीपल की पार्टिसिपेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन में, ठीक है, इस तरह के जो बहुत ही अच्छे काम करता है, जो सरकार करती है, जो कि लोकल बॉडीज़ करती हैं, ठीक है, उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो स्वराज ट्रॉफी जो है वो देते हैं। ठीक है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला है इस बार, दैट इज़ ए कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड जो है ये मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड, दैट इज़ स्वराज ट्रॉफी 2021-22 मिला है। ठीक है, द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैज़ वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द स्टेट फॉर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर। और जो दूसरी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है उसका रैंक आया सेकंड। और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इज़ वन ऑफ द 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट केरला इंडिया। द डिस्ट्रिक्ट हैज़
a cross section of Kerala natural attributes. It is endowed with a long coastline and a major Lakshadweep seaport in the inland lake. The district has many water bodies. तो जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो कोलम डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के एमसी हैं, वहाँ के नगर पंचायतें हैं, जो पंचायतें हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम जो है वो किया है। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि कोलम जो बना है इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट भी बना है, ठीक है। और जो पालमपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत बनी है इंडिया की, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपने याद रखने हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स डैश डैश INR स्कीम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। जो हमारे पास बॉर्डर की स्टेट्स हैं वहाँ पे जो गांव है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने अप्रूव किया है, 4800 करोड़ रुपीज़ जो है वो अलॉट किए हैं, ठीक है। किस लिए? टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो वहाँ के लोग हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, उनके लिए इकोनॉमी वाला सिस्टम हो, वो पैसे कमाएं, एनकरेज द पीपल टू स्टे इन देयर नेटिव लोकेशन बॉर्डर्स, ठीक है। तो उसके लिए 4800 करोड़ जो है वो दिया जाएगा। और इसके लिए और उसमें से 4800 में से जो 2500 करोड़ है वो वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो दिया जाएगा। अब जो रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बॉर्डर्स पे उसके लिए 2500 करोड़, और जो बाकी डेवलपमेंट है, जो बाकी पैसे बचेंगे वो बाकी डेवलपमेंट के लिए जो है दिए जाएंगे, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकें, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके, अच्छे से वो वहाँ पे लाइफ जी सकें। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है विभ्रांत विलेजेस प्रोग्राम के अंदर। विभ्रांत विलेजेस प्रोग्राम मतलब कि जो बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो गाँव हैं वहाँ पे उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो है ये पैसा दिया जाएगा 4800 करोड़ रुपीज़। तो इसमें कितने आती हैं? 19 डिस्ट्रिक्ट आती है, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स आते हैं, 4 स्टेट आती है और एक यूटी आती है, ठीक है। जहाँ पे जो है ये सारा का सारा काम जो है वो किया जाएगा, सारे के सारे पैसे जो है वो लगाए जाएंगे। A 10-day naval exercise between Russia, China and which country is going to be organized? अभी कभी क्या हुआ है, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। अब USA इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि रशिया अभी क्या कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, उसकी सालगिरह मनाने के लिए जो ये वाली नेवल एक्सरसाइज जो है रशिया कंडक्ट कर रहा है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो इसका अपोज कर रहा है USA। तो रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका स्टार्ट अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, टू क्लेम रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। साउथ अफ्रीका इज़ बिगिनिंग अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल विद रशिया एंड चाइना। तो ये 10 दिन का नेवल एक्सरसाइज है विच विल गो द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द वॉर इन द यूक्रेन, ठीक है। तो क्रिटिसाइज़ किया है किसने, यूनाइटेड स्टेट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, और हम इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं ना ओनली रशिया और चाइना के साथ बट हम फ्रांस और US के साथ भी इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका की कोस्ट इन इंडियन ओशन एंड मोजी 2 नेवल ड्रिल जो है ये किया जाएगा, वहाँ पे ये किया जाएगा। इसमें 350 पर्सनल आएंगे साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स के, ठीक है। एडमायरल जो गोरशो क्रूज़र है जो रशिया की तरफ से हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो हमारे पास जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है ये यहाँ पे भेजी जाएगी, किसके लिए, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो जिरकॉन है ये 1000 किलोमीटर रेंज वाली है, जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा दौड़ती है, फास्ट स्पीड से दौड़ती है, ठीक है। मतलब कि जितनी साउंड की स्पीड होती है उससे 9 गुना ज़्यादा स्पीड से ये जिरकॉन मिसाइल जो है वो ट्रैवल करती है, और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। तो ये वाली मिसाइल जो है वो भेजेंगे कहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब कुछ रिवीजन टाइम है, कुछ एक क्वेश्चंस हैं, लाइक FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, VK पंडियन को। 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे होस्ट हुआ है, J&K। कंट्री टू होस्ट फुटबॉल्स 2027 एशियन कप दैट इज़ सऊदी अरेबिया। 2023 वाला कतर करेगा और 2027 वाला सऊदी अरेबिया। डिसीजन टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। 5 रुपीज़ के नोट से जो मोनार्की है उसको, ब्रिटिश मोनार्की है उसको रिमूव करेगा।
36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट जम्मू यूनिवर्सिटी। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूके गिवन टू मनमोहन सिंह। इंडिया, फ्रांस एंड यूएई ने क्या किया है, एस्टेब्लिश ट्राइलेटरल कॉपरेशन इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, डिफेंस एंड इकोनॉमी। फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीता, दैट इज केरला। युवा संगम पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, वार्टनर्स किंग्स एंड मर्चेंट नामक बुक को। लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन बनी है, दैट इज़ यायात्सो। नेशनल हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विनर दैट इज़ आईटीबीपी। 36 जो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो हरियाणा में फरीदाबाद में स्टार्ट हो रहा है और इसकी थीम स्टेट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। और कंट्री कौन सी है, SCO जो कंट्री है वो इसकी थीम कंट्रीज़ हैं। एशियाज़ बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे बनाई जाएगी, दैट इज़ टुमकुरू कर्नाटका में। 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव कहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन जिसको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू, दैट इज़ अप्सरा ए अय्यर। वो वॉन रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022-23। अभी क्या हो रहा था, रणजी ट्रॉफी जो है वो हो रही थी, तो उसका 2022-23 का टाइटल किसने जीता है, दैट इज़ ए सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने अपना दूसरी बार जो है ये रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। कहाँ पे था फाइनल था ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर। तो सौराष्ट्र ने किसको हराया है, बंगाल। सो बंगाल फाइनल में पहुंचा था, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया है। ठीक है, 2019-20 में भी इन्होंने पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी जीती थी सौराष्ट्र ने। अभी 2022 में 23 की भी रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है, तो दूसरी बार इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। अब रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं कुछ बातें। रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है वो सबसे पहले 1934 में खेला गया था। पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच में जो है वो खेला गया, कहाँ पे, चेपक ग्राउंड में, फ्रॉम 4 नवंबर 1934 को। सो मुंबई सबसे ज़्यादा टाइटल जो है जीते मुंबई ने, 41 टाइटल्स मुंबई ने जीते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 86 ईयर्स। ठीक है, 86 सालों में पहली बार 2020-21 में जो रणजी का सीज़न है वो आयोजित नहीं किया गया। तो ये पहली बार था कि रणजी ट्रॉफी आयोजित नहीं हुई, कैंसिल हो गई थी ड्यू टू कोरोना। तो रणजी ट्रॉफी किसके नाम पे है, महाराजा जो रणजीत सिंह है, ठीक है, पंजाब के राजा थे, तो उनके नाम पे जो है ये ट्रॉफी जो आयोजित की जाती है। ये खुद भी क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स 37 इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मोस्ट रन वसीम जाफ़र 10,665 और मोस्ट विकेट किसके है, राजेंद्र गोयल के 640। कवच 2023 इज़ अ नेशनल लेवल हैकाथॉन। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कवच 2023 जो है ये एक तरह का नेशनल लेवल हैकाथॉन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या कर रहा है, उसको आयोजित कर रहा है। ठीक है, क्यों आयोजित कर रहा है, क्योंकि इस हैकाथॉन में बहुत सारे इनोवेशंस होंगे, आइडियाज़ होंगे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होंगे। किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी का जो चैलेंज है आजकल साइबर सिक्योरिटी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को हमने यूज़ करना है ताकि हमारे जो साइबर सिक्योरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, इट इज़ बीइंग, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज़ AICTE, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये सब इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से आयोजित कर रहे हैं। यूनिसेफ नेम्स डैश एज इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो हमारा नेशनल एम्बेसडर है यूनिसेफ के, वो किसको बनाया गया है, दैट इज़ आयुष्मान खुराना। सो बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनको नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स बाय यूनिसेफ इंडिया वो बनाया गया है 18 फरवरी को। तो यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ इंडिया, ये आपका नाम से पता चल जाता है कि नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट, मतलब कि चाइल्ड के जो प्रोटेक्शन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई भी गलत व्यवहार ना हो। ठीक है, टू प्रमोट इट
इसको प्रमोट करने के लिए और बच्चों को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री में यूनिसेफ काम करता है। ठीक है, द पार्टनरशिप ऑफ यूनिसेफ विद इंडियन बिगन। ठीक है, 1949 में इंडिया के साथ पार्टनरशिप जो है यूनिसेफ की हुई है। इंडिया द फर्स्ट ऑफिस जो यूनिसेफ का है वो न्यू दिल्ली में 1952 में बना था। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ ए नोडल एजेंसी इन इंडिया। तो जो हमारे पास जो गवर्नमेंट एजेंसी है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसी के अंडर आपका क्या आता है हमारे पास, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। तो इसी के अंडर आपका यूनिसेफ इंडिया जो है वो काम करता है। अबाउट यूनिसेफ, अब ये था यूनिसेफ इंडिया के बारे में। अब तो ग्लोबली जो यूनिसेफ काम करता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ ए यूनाइटेड, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के थ्रू जो ये बनी थी। ठीक है, तो इसको रीनेम किया गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इन 1953। ठीक है, इट प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन एंड द मदर्स। ठीक है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड है ना, उसकी जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें जितने भी चिल्ड्रन है और उनकी जो माताएं हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए उनको जो है पैसे दिए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके और उनकी माताएं भी स्वस्थ रहें। तो ये इनका मेन काम है। इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। Which Indian origin wins National Geographic Picture of the Year contest? That is C. कार्तिक सुब्रमण्यम। तो कार्तिक सुब्रमण्यम एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिन्होंने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जो है वो अवार्ड मिला है। तो उन्होंने ये वाली पिक्चर जो है वो ली है, ये वाली फ़ोटोग्राफ ली है ईगल्स की। ठीक है, तो ये इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर कम फोटोग्राफर हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो लिया है जिसमें नेशनल जियोग्राफिक फ़ोटो ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है इसको मिला है 2023 में। तो इसमें 5,000 एंट्रीज थी, उन सबको हरा के कार्तिक सुब्रमण्यम ने जो है पहला अवार्ड जो है वो गेट किया है। तो इस तरह की पिक्चर उन्होंने ली है जिसमें बहुत सारी ईगल्स जो है उड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे ईगल्स बैठी भी हैं एक पेड़ के ऊपर। ये जो फोटो है इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था डांस ऑफ द ईगल्स। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये टाइटल वाज टेकन एट द चिल्कट बाल्ड ईगल प्रिजर्व इन अलास्का। तो अलास्का में एक चिल्कट बाल्ड ईगल प्रिजर्व है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ईगल्स को प्रिजर्व किया जाता है। उस एरिया में इन्होंने ये फ़ोटो ली है और उस फोटो का नाम रखा है डांस ऑफ द ईगल्स। ठीक है, तो जो ये टाइटल लिया है ना पिक्चर का, ये इंस्पायर्ड है आर मार्टिन्स पॉपुलर नॉवल लिखी हुई है आर मार्टिन्स ने, उसका नाम है ए डांस विद ड्रैगन्स। तो उसी के नाम पे उन्होंने रखा है द डांस ऑफ ईगल्स। ठीक है, अब कुछ और पिक्चर्स हैं जिनको मैगजीन ने ऑनर किया है, लाइक नोमेडिक कजाक ईगल हंटर बाय एरिक एस्टर्ल, पेंगुइन स्क्रोल्स बाय रेज सोलानो, द ऑस्टिन अल्प्स बाय एलेक्स बर्गर, द लीजेंड ऑफ फॉग दैट इज बाय तिमोर ट्रिको, एंड एरिजोनास स्मॉल डेजर्ट ओल बाय ब्रूस टेवर्ड, एंड मारास इन पेरू बाय अनली, माउंट रेयर नेशनल पार्क वाशिंगटन बाय W कैंट विलियमसन। तो आपने ये नाम याद रखना है कि नेशनल जो जियोग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसने जीता है, दैट इज़ कार्तिक सुब्रमण्यम ने। और कौन सी पिक्चर के लिए, डांस ऑफ द ईगल्स पिक्चर के लिए। डस्टिक इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज़ डी उज़्बेकिस्तान। तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में 4th एडिशन हो रहा है हमारे पास एक्सरसाइज का, उसका नाम है डस्लिक 2023, जो कि पिथौरगढ़ उत्तराखंड में जो वो हो रहा है। अभी जो थर्ड जो इसका एडिशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, उज़्बेकिस्तान में। वहाँ का नाम है यांग्रिक जो डिस्ट्रिक्ट है उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे हुआ था ये 3rd एडिशन। और 4th एडिशन अब कहाँ पे हो रहा है, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें एक एडिशन होता है उज़्बेकिस्तान में, दूसरा फिर कहाँ पे, पहला जो हुआ था उज़्बेकिस्तान में, दूसरा इंडिया में, तीसरा फिर से एडिशन हुआ है वो अगेन उत्तराखंड इंडिया में हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा ये एक तरह का मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम होता है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द उज़्बेकिस्तान आर्मी। तो इसका 14th बटालियन है, गढ़वाल राइफल्स एक यूनिट है
अंडर द वेस्टर्न कमांड वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और सोल्जर फ्रॉम उज्बेकिस्तान आर्मीज नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री रीजन से वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कहाँ पे हो रहा है? उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में ये एक्सरसाइज हो। और एक्सरसाइजेज हैं लाइक इंडिया कजाकिस्तान के बीच में काजिंद, इंडिया ओमान के बीच में कौन कौन सी होती है? अल नगा, ईस्टर्न ब्रिज 4 एंड नसीम अल बहार, ये 3 एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में होती है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 2022 जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइजेस हैं। अश्विनी वैष्णव इनोग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम इन दैट इज़ दिल्ली। सो दिल्ली में जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम वो लॉन्च किया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, द मिनिस्ट्री, तो ये जो वैष्णव है ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, आईटी एंड रेलवे, तो इसके ये मिनिस्टर है। इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इकोसिस्टम। मतलब कि जो सेमीकंडक्टर है, आपको इसका मतलब क्या होता है? जो सेमीकॉन होता है, सेमीकॉन आपको नाम से पता चल रहा है, सेमीकॉन मतलब कि सेमीकंडक्टर के ऊपर है। जिस तरह से हमारे पास डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और आपके टीवी हैं, तो ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, तो तभी है सेमीकॉन इंडिया। इसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनको एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन इकोसिस्टम। तो इसी के ऊपर ये सारा का सारा कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ही हाईलाइटेड, अश्विनी वैष्णव ने बोला है, यूर सक्सेस आवर सक्सेस एंड द सक्सेस ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इतना बढ़ाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट सस्टेनेबल इन इंडिया विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेमीकंडक्टर पैदा करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास किस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? ऑटोमेटिक ग्रोथ इन द ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी हमारे पास ग्रोथ हो जाएगी, पावर में भी हो जाएगी, टेलीकॉम में हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो जाएगी। जितना ज़्यादा हम इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाएंगे उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? ऑटोमेशन की तरफ से वो जा सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट दैट इज़ ISM ने। ठीक है, अब इंडिया के बारे में जानते हैं कि 29 दिसंबर 2022 में IT जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च किया था। ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर को इंक्रीज़ करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस बना सकें, उनको बाहर एक्सपोर्ट कर सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कम। So Virat Kohli becomes dash dash batter to score 25,000 runs in international cricket. That is D. तो छठे ऐसे प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स जो है वो बना दिए हैं। ठीक है, उनसे पहले आपको पता ही होगा तेंदुलकर हैं, पॉन्टिंग हैं, तो इस तरह से बड़े बड़े नाम जो है इनसे पहले हैं। तो ये इनका नंबर है 6। ठीक है, विराट कोहली बिकम्स द 6th एंड द फास्टेस्ट। ठीक है, और ये 6th बैटर ऐसे बन गया जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा रन बनाए और सबसे तेज़ बनाया, सबसे फास्ट बनाया, मतलब कि सबसे कम इनिंग्स इन्होंने ली है 25,000 रन बनाने में। 549 इनिंग्स में इन्होंने 25,000 से ज़्यादा रन बना लिए। ठीक है, तेंदुलकर ने 500, सचिन तेंदुलकर 577 इनिंग्स ली थी 25,000 रन को पार करने के लिए, और पॉन्टिंग ने ली थी 588 इनिंग टू क्रॉस द 25,000 मार्क। तो सबसे फास्टेस्ट एंड 6th बैटर बन गए हैं कौन? विराट कोहली, टू स्कोर 25,000 प्लस रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। हु ब्रेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्मैशिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बैंक पीयूष की तरफ से, क्लर्क की तरफ से, कि सबसे ज़्यादा जो सिक्सेस है वो किस प्लेयर ने मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में? ठीक है, दैट इज़ C, बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स के क्या है, सबसे ज़्यादा छक्के हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, 18 फरवरी को इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, तो इन्होंने इससे पहले क्या थे? इससे पहले थे ब्रैडन मैकुलम जो कि इन्हीं के कोच हैं आजकल इंग्लैंड के। ठीक है, उनके जो सिक्सेस थे वो थे 107।
ठीक है। और अब क्या कौन हो गया पहले नंबर पे? बेन स्टोक्स, इन्होंने 109 छक्के मार दिए। दूसरे नंबर पे ब्रैडन मैकुलम जो इनके कोच हैं, 107 है उनके। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट, उनके 100 है। उसके बाद क्रिस गेल 98, फिर जैक्स कैलिस 97 और 6th नंबर पे है वीरेंद्र सहवाग इंडिया के 91 सिक्सेस। अब कुछ और क्वेश्चन है। फास्टेस्ट प्लेयर टू क्रॉस द 25,000 इंटरनेशनल रन दैट इज विराट कोहली। इंडिया सेकेंड टीम इन द वर्ल्ड आफ्टर साउथ अफ्रीका टू बी नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। अभी क्या हुआ, अभी इंडिया ने जो दूसरा टेस्ट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बीजीटी सीरीज़ का, उसमें वो जीत गए हैं। तो इंडिया क्या बन गया है? T20 में भी नंबर 1 बन गया है, ठीक है। वनडे में भी नंबर 1 बन गया है, टेस्ट में भी नंबर 1 टीम जो है वो बन गई है। तो ऐसा करने वाली साउथ अफ्रीका 2013-14 में साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम थी जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया कि था कि तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, T20 और वनडे में वो पहले नंबर पे थे। उसके बाद दूसरी टीम बन गई है इंडिया, जिन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट में क्या बनाया है, T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में तीनों में पहले नंबर पे है इंडिया। फर्स्ट एडिशन ऑफ W वुमेन IPL, सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन है? दैट इज स्मृति मंदाना। सो रणजी ट्रॉफी 2022-23 हु won by the Saurashtra defeated Bengal in the who has been appointed CEO of नीति आयोग, that is BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, अभी क्या था, CEO ऑफ नीति आयोग कौन थे? वो थे परमेश्वरन अय्यर। अब क्या हुआ है, जो ये परमेश्वरन अय्यर है ये बन गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के। तो जो इस CEO थे परमेश्वरन अय्यर, जो नीति आयोग के CEO थे, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको वॉशिंगटन DC जाना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो उनकी जगह पे किनको बनाया गया है CEO ऑफ नीति आयोग, दैट इज़ BVR सुब्रमण्यम। ये इनकी फ़ोटो है। ठीक है, तो ये फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये इनको क्या बनाया है, नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो ये 1987 के IAS बैच है छत्तीसगढ़ कैडरे के। ठीक है, और ये रिटायर्ड हुए थे एज ए कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन सितंबर 2022। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ रिप्लेस्ड। तो जब हमारे पास पहले क्या था, पहले था हमारे पास प्लानिंग कमीशन 2014 तक, और 1 जनवरी 2015 से क्या हुआ हमारे पास, प्लानिंग कमीशन का जो है एक नया प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। इसकी जगह पे नीति आयोग नाम की एक नई एजेंसी आ गई, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका मेन काम क्या होता है नीति आयोग का? इसका मेन काम ये होता है कि हमने क्या बनाना है, पूरे इंडिया में हमने क्या बनानी है, स्कीम्स बनानी है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी बना सकते हैं, पूरे के पूरे इंडिया के लिए भी बना सकते हैं। अपनी एक रिपोर्ट ये जारी करते हैं। ठीक है, इनके पास कोई भी पैसा नहीं होता, ये कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये बस एक तरह की क्या बनाता है, एक तरह का थिंक टैंक है जो कि सोचता है कि हमने किस तरह से प्लानिंग करनी है अपनी इंडिया को आगे ले जाने के लिए। तो इसको बोलते हैं नीति आयोग। जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और आपने इसका याद रखना है, इसके जो चेयरमैन होते हैं ना, वो ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि आजकल नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है, वो है सुमन बेरी। और इसके CEO भी होते हैं, वो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और 1 जनवरी 2015 को ये बना था। किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को इन्होंने रिप्लेस किया था। अब खजुराहो डांस फेस्टिवल आपको पता है कि ये कहाँ पे होता है, दैट इज़ D, मध्य प्रदेश में होता है। इस बार ये 49th है खजुराहो डांस फेस्टिवल। और इस बार ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि G20 में, ठीक है, G20 की जो पहली मीटिंग है कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, वो भी खजुराहो में हो रही है 23 से 25 फरवरी को। तो इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि खजुराहो का जो डांस फेस्टिवल है ये कहाँ पे होता है, ये होता है खजुराहो मध्य प्रदेश में ये होता है। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 का। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ उस्ताद अलादीन खान अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड डांस अलायंस एंड छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आपने ये याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है इसको खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 को आयोजित कर रहा है खजुराहो में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अदर फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश लाइक लोकरंग फेस्टिवल भोपाल का है, भोपाल ये मध्य प्रदेश के ही हैं सारे के सारे फेस्टिवल्स। अखिल भारतीय कालिदास समारोह,
उज्जैन का है। भगोरिया हाट फेस्टिवल एंड वेस्ट निमार एंड झाबुआ, ये जो फेस्टिवल्स हैं ये कहाँ पे हैं, सॉरी, ये जो भगोरिया हाट फेस्टिवल है ये वेस्ट निमार और झाबुआ में मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन कुंभ मेला उज्जैन में ही होता है। मालवा उत्सव कहाँ पे होता है, इंदौर एंड उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। छेतियागिरी विहारा फेस्टिवल ये सांची में होता है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। तानसेन संगीत समारोह जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मध्य प्रदेश के। विच बैंक स्टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लैंडर्स इन लोन ग्रोथ एसेट इक्वलिटी, एसेट क्वालिटी, ठीक है। मतलब कि कौन से बैंक ने, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर का बैंक है, उसमें से किसने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ टॉप लोन ग्रोथ एसेट क्वालिटी में, मतलब कि जिसमें लोन्स की लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, किस बैंक में इंक्रीज़ हुए हैं, दैट इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज द टॉप परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा इसने परफॉर्म किया है, लोन्स प्रोवाइड किए हैं लोगों को एमंग स्टेट ओन लैंडर्स इन टर्म ऑफ लोन ग्रोथ परसेंटेज, मतलब कि लोन की परसेंटेज पिछले साल से कितनी ज़्यादा हुई है इस साल। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, 21.67% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है लोन देने में, ठीक है। तो ये पुणे बेस एक बैंक है, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो दूसरे नंबर पे जो आते हैं, सॉरी, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वाज फॉलोड बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो दूसरे नंबर पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उनकी जो परसेंटेज ग्रोथ है लोन प्रोवाइड करने में वो है 19.80, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज में ग्रोथ है, 21.67, दैट इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, ठीक है। और तीसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, चौथे नंबर पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ प्लेस विद 16.91%, ठीक है। तो इतना ही राइज हुआ इनके लोन प्रोवाइड में, ठीक है। ओवरऑल जो लोन जो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है ना, वो इंक्रीज़ हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पैसों के लिए, पैसों वाइज, ठीक है। अगर पैसों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। बट इन टर्म ऑफ परसेंटेज की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की परसेंटेज जो है वो 21% जो है इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लोन जो प्रोवाइड किए थे उन्होंने, ठीक है, पिछले साल जो प्रोवाइड किए थे, ठीक है, एक साल का ये डाटा है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज है बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म ऑफ मनी, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरे नंबर पे परसेंटेज वाइज है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने ये ध्यान रखना है। इन द 76 बाफ्टा अवार्ड, ठीक है, 76 जो बाफ्टा अवार्ड है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, दैट इज़ डी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। ये एक मूवी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जिसको जो है बाफ्टा का बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 2023 के लिए 76 बाफ्टा अवार्ड में, ठीक है। तो बाफ्टा का मतलब क्या है, ये होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ब्रिटिश मतलब कि ये यूनाइटेड किंगडम, ये जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिस तरह से इंडिया में दिया जाता है ना, अवार्ड्स दिए जाते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, ऑफ इंडिया, IFFI। तो उसी तरह का ये जो अवार्ड है, ये बाफ्टा जो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स का में जो है ये अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। किस किस कैटेगरी में, फिल्म में, गेम्स में, टेलीविज़न में, टेलीविज़न के जो प्रोग्राम्स आते हैं, पब्लिक अटेंशन एंड सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह की ग्रोथ इंक्रीज़ करना टैलेंट में, ठीक है। तो ये कहाँ दिया जाता, कहाँ पे दिया जाता है, UK में दिया जाता है, और इंटरनेशनली भी ये अवार्ड जो है दिया जाता है। इसमें इंटरनेशनल मूवीज़ या ड्रामाज भी ये लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो अवार्ड्स हैं बेस्ट मूवी का वो मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। लीडिंग एक्टर्स कौन है, केट ब्लैंकेट, ही इनका नाम है। तो कौन सी मूवी के लिए मिला है इनको, फॉर टार के लिए, ये एक ड्रामा है। लीडिंग एक्टर कौन है, ऑस्टिन बटलर, उनको मिला है एल्विस के लिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, एडवर्ड बर्गर, किस मूवी के लिए मिला है, फॉर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपने इसका याद रखना है कि बेस्ट मूवी कौन सी थी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और इसका कौन सा एडिशन है, बाफ्टा अवार्ड का 76वां एडिशन है। पे नाउ इज़ अ मोबाइल पेमेंट मेथड ऑफ विच कंट्री, दैट इज़ बी सिंगापुर। तो सिंगापुर का पे नाउ और इंडिया का UPI, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने मर्ज किया है, एक दूसरे के साथ मिले हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ इन्होंने अपनी सर्विसेज को लिंक किया है ताकि इंडिया का जो UPI है वो सिंगापुर में भी चल पड़े, और
सिंगापुर का जो पे नाउ है वो इंडिया में भी चल पड़े। तो हम पेमेंट अब यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और पे नाउ के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, तो यूपीआई एक मोबाइल पेमेंट है इंडिया का, और पे नाउ किसका है, सिंगापुर का है। तो ये कंट्रीज़ इन दोनों को क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, लिंक कर रही है, ठीक है। दोनों ये आपस में लिंक करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो पेमेंट होगी, अब सपोज करो कुछ लोग हमारे सिंगापुर में काम कर रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने पेमेंट करनी होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, पे नाउ के थ्रू हमारे इंडिया में पैसे भेज सकते हैं। जैसे इंडिया से पैसे भेजने हो सिंगापुर को, तो हम यूपीआई के थ्रू यहाँ से सिंगापुर भी पैसे जो है वो भेज सकते हैं। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये लिंक है ये वर्चुअली हो गया है, ठीक है। किसने किया है, आरबीआई जो गवर्नर हमारे पास शक्तिकांत दास हैं, एंड एमडी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर दैट इज़ रवि मेनन, इन दोनों ने इनको इनॉग्रेशन किया है कि ये दोनों की दोनों सर्विसेज हमने लिंक कर दी है। तो इस लिंकेज के साथ क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं ये एक दूसरी कंट्रीज़ में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स भी हैं जो सिंगापुर के इंडिया में है, इंडिया के सिंगापुर में है, माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, अच्छे से एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये होगा कि पर्सन टू पर्सन हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ट्रेड में भी बूस्ट होगा, फॉरेन रेमिटेंस में भी बूस्टअप होगा। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हमारे पास ईजी हो जाएगा ट्रेड करना। और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारे G20 की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। G20 की प्रायोरिटी हमारे पास ये है कि हमने चीपर बनाना है, इंक्लूसिव फाइनेंस बनाना है, ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर की जो पेमेंट्स हैं, जो क्रॉस बॉर्डर की जो पेमेंट है ना, उनको चीपर भी बनाना है, इंक्लूसिव फाइनेंस भी बनाना है, और उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। मतलब कि ईजिली हम क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ पैसे शेयर कर सकें, एक दूसरे में पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, G20 की ये प्रायोरिटी है, ये भी हमारी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई देती है। तो पे नाउ है सिंगापुर का, यूपीआई है इंडिया का, ये दोनों आपस में लिंक कर गए हैं। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री वेरी ईजीली। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, दैट इज़ बी द कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में बेस्ट मूवी जो है वो घोषित कर दी गई है, ठीक है। जो अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है, ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो सिनेमा के फील्ड में ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इट इज़ प्रेजेंटेड, हर साल ये दिया जाता है, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी by the Directorate of Film Festival and organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting। जो हमारे पास Ministry of Information and Broadcasting है, उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। कौन करेंगे, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। जो ये डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल है ना, ये बनाया है किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। और वो ये अवार्ड जो है वो आयोजित करती है, इसका नाम है नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। तो ये हर साल जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स लाइक बेस्ट, सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है, द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर ये भी आपने याद रखना है, RRR। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, R बाल्की फॉर चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। बेस्ट एक्टर कौन है, ये भी आपने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई कथियावाड़ी। इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इनको ये दोनों को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस का। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर कौन है, ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा। बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल, दैट इज़ मनीष पॉल फॉर जुग जुग जियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज़ रेखा। बेस्ट वेब सीरीज़ कौन सी है, रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर कौन है, वरुण धवन फॉर भेड़िया। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, दैट इज़ अनुपमा। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर, दैट इज़ अनुपम खेर फॉर द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर इन द टेलीविजन सीरीज, दैट इज़ जैन इमाम फॉर फना इश्क में मर जावा। पता नहीं कौन कौन से सीरीज़ हैं ये। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज, दैट इज़ तेजस्वी प्रकाश फॉर नागिन। बेस्ट मेल सिंगर, दैट इज़ सचेत टंडन फॉर मिया मेनू। बेस्ट फीमेल सिंगर, दैट इज़ नीति मोहन फॉर मेरी जान। एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी
PS विनोद फॉर विक्रम वेदा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड्स हैं, इनका आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट क्रिटिक बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी और बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये काफ़ी अच्छे अवार्ड है, आपने इनका नाम याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम बिकेम द फुल फ्लैज स्टेट्स ऑन दैट इज़ 20 फरवरी 1987 को, 1987 को। ठीक है, तो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है ये दो स्टेट्स बनी है 20 फरवरी 1987 को। आंसर इज़ बी। तो मिजोरम के बारे में जानते हैं। मिजोरम में 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1986 में, उसके अकॉर्डिंगली 20 फरवरी 1987 को क्या हुआ, ये एक फुल फ्लैज जो है वो स्टेट बन गई। ठीक है, अब पीछे जाते हैं थोड़ा। 1954 में इसका नाम था मिजो हिल्स, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, मिजोरम को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में लेते थे। किसकी डिस्ट्रिक्ट थी ये? असम की डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, उसके बाद यूटी बनाया गया इसको 1972 में। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 23rd फुल फ्लैज स्टेट बन गई है 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, और इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। स्टेट की बाउंड्री कहाँ कहाँ पे आती है? त्रिपुरा के साथ, असम के साथ एंड मणिपुर के साथ। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं यहाँ पे, कौन कौन से नेशनल पार्क है? दैट इज़ मोरलिन नेशनल पार्क, ये पवंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है, दाम्फा टाइगर रिजर्व, नेंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपने इनका नाम याद रखना है, ये आ जाते हैं कभी कभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो आपने याद रखना है, मुरलिन नेशनल पार्क एंड फंगवापुई नेशनल पार्क। अब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से हैं यहाँ पे? चापचारकूट क्रिसमस फेस्टिवल, ठीक है, अंतोरियम फेस्टिवल एंड ल्यूवाकुथला वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये कहाँ का है? मिजोरम का फेस्टिवल है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश के टाइम में और ब्रिटिश के टाइम में और उसके बाद 1972 तक इस स्टेट को बोलते थे हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा बोलते थे हम अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद 1972 को 20 जनवरी 1972 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूटी बनाया गया, और इनका नाम भी चेंज करके क्या रखा गया? अरुणाचल प्रदेश जो है वो रखा गया। ठीक है, उसके बाद इसको अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट एक्ट है 1986 का, उसके अकॉर्डिंगली क्या दिया गया? इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। और 1987 को इसको असम से, ये असम से सेपरेट हुआ था, असम से इसको सेपरेट करके क्या बनाया है? एक अलग स्टेट बनाया 1987 को, दैट इज़ 20 फरवरी 1987। तो 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। ठीक है, 53rd थी मिजोरम के लिए, 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है अरुणाचल प्रदेश के लिए 1986 में हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली ये 24वीं स्टेट बनी 20 फरवरी 1987 को। इसकी कैपिटल है ईटानगर। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? दैट इज़ टैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, नामदफा टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे फेस्टिवल है तोआंग फेस्टिवल, सोलुंग एंड लोसर, तोरग्या, द्री, मुरुंग एंड चालो लुकू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ के फेस्टिवल है। अब अरुणाचल प्रदेश को आप देखोगे, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं और 2 यहाँ पे स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं लाइक असम एंड नागालैंड के साथ। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला? अब श्रिम्प मेला क्या है? श्रिम्प होता है ये होता है झींगा। झींगा होता है मतलब कि जो समुद्र होता है ना, फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर में ये मछली की तरह होता है। इसको हम खा भी सकते हैं, इसको हम खाते भी हैं, काफ़ी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको खाया भी जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रिम्प। श्रिम्प मतलब कि इसको बोलते हैं झींगा, अपनी लैंग्वेज में हिंदी में झींगा बोलते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट पहली बार फर्स्ट स्टेट लेवल प्रॉन फेयर श्रिम्प मेला जो है वो आयोजित कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आ सकता है आपके बैंक क्लर्क पीओ के एग्ज़ाम में। ठीक है, जो प्रॉन फेयर है, ये श्रिम्प मेला है, तो ये इसको क्यों मनाया जा रहा है? इसको इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि एक तरह की लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, अपनी आजीविका को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा? फूड भी, एक तरह का ये फूड भी है, हेल्दी फूड मानते हैं इसको, जैसे फ़िश को हेल्दी मानते हैं उसी तरह से हेल्दी फूड है, इसको श्रिम्प को भी मानते हैं। तो एक हेल्दी फूड भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और ये फ्रेश वाटर में, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में, इसमें फ्रेश वाटर में ये ज़्यादा होता है, इसको
प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह से हम मछलियों का उत्पादन करते हैं उस तरह से हम इनका भी उत्पादन कर सकते हैं। तो श्रिम्प मेला तो जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए कि इसको फ़िश फार्मिंग करो और फ़िश फार्मिंग करो और जो श्रिम्प फार्मिंग है वो भी करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड जनरेट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को क्या हो गया, इनको बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी होगी। तो ये श्रिम्प मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? एनखेरा विलेज जो है वहाँ पे ये श्रिम्प मेला जो है वो आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे इनका ट्रेनिंग सेंटर भी है, वहाँ पे इनको बताया जाएगा कि किस तरह से हमने इसको पैदा करना है, किस तरह से हमने इसको बचा के रखना है और किस तरह से हम इसको बेच के जो है अपना पैसा कमा सकते हैं। नितिन गडकरी laid the foundation stone of the world's largest and unique दिव्यांग पार्क that is अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन that is बी नागपुर। सो नागपुर महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं नितिन गडकरी जी? उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट है और यूनिक है दिव्यांग पार्क। ठीक है, दिव्यांग मतलब कि जो डिसेबिलिटीज़ के थ्रू जो चिल्ड्रन होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए ये पार्क है जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। ठीक है, दैट इज़ बीइंग सेट अप इन नागपुर। तो दिस पार्क इज़ बिल्ड फॉर किसके लिए? डिसेबल्ड चिल्ड्रन और जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये पार्क जो है बनाया गया है। कहाँ पे? पारदी कैंपस जो नागपुर पे है वहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमने एक तरह का मैसेज देना है किस को? हमारी कंट्री को और पूरे के पूरे वर्ल्ड को हमने मैसेज देना है। ठीक है, किस चीज़ का? इंक्लूजन इन द कंट्री एंड द होल वर्ल्ड। इंक्लूजन मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं, कुछ और लोग हैं, ठीक है, उनका इंक्लूजन करना है कि वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं। इस तरह का मैसेज देना है इंडिया में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज देना है। तो ये इट इज़ द वर्ल्ड्स, ये वर्ल्ड का पहला इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क है। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला इंक्लूसिव डिसेबल्ड पार्क और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क है जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस पार्क में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी किस किस के लिए? 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, जो टोटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो मेजर डिसेबिलिटीज़ होती है वो 21 टाइप की होती हैं। तो उसके जितने भी लोग हैं उनके लिए उन सब का जो है ध्यान रखा गया है। उनके लिए एक तरह की फैसिलिटी जो है इस पार्क में प्रोवाइड की गई है, इंक्लूडिंग टच एंड स्मेल गार्डन्स। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी यूनिट्स भी यहाँ पे खोली जाएंगी, वाटर थेरेपी, इंडिपेंडेंट रूम्स फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की जाएगी। जिस तरह से हमारे पास मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन है उनके लिए इंडिपेंडेंट रूम है, वाटर थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी यूनिट्स है, टच एंड स्मॉल गार्डन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये बिल्ड की जाएंगी किसके लिए? दिव्यांग लोगों के लिए और कॉमन सिटीजन के लिए। ये सब कुछ जो है बनाया जा रहा है कहाँ पे? नागपुर में। इंस्टीड ऑफ सिंपैथी दिस पार्क विल शो द एम्पैथी। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या रखा है हमने? अनुभूति दिव्यांग पार्क जो है इसका नाम रखा है, दैट इज़ बीइंग सेट अप इन नागपुर महाराष्ट्र। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू कम अप इन दैट इज़ ए हरियाणा। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास जितेंद्र सिंह है उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि नॉर्थ इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम सेटअप करेंगे गोरखपुर हरियाणा में, जो कि 150 किलोमीटर दूर रहेगा हमारे दिल्ली से। तो गोरखपुर कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे गोरखपुर है 150 किलोमीटर दूर, दैट इज़ इन हरियाणा। तो यहाँ पे हमने 10 न्यूक्लियर रिएक्टर का ये पावर प्लांट होगा। ठीक है, यहाँ पे गोरखपुर में। तो ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ इंडिया में हमारे पास एक और भी है, जैसे नरोरा है, ये यूपी में है। ठीक है, उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ऊपर है, ये इसका नाम है, क्या नाम है इसका? गोरखपुर हरियाणा में इसको हमने पावर प्लांट को बनाया है। ठीक है, कौन बना रहा है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSUs है वो आपस में मिलके जो है ये सारे के सारे अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्किंग है ऑपरेशनल साइट्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वो है 7 हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास यूपी में है नरोरा। ठीक है, उसके बाद एक राजस्थान में है। ठीक है, रावत बाटा। उसके बाद कहाँ पे है? हमारे गुजरात में है काकरापुर। उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र में, फिर कैगा कर्नाटका में। ठीक है, फिर हमारे पास कहाँ पे आते हैं? फिर हमारे पास यहाँ पे देखो तमिलनाडु में आते हैं कालकाप्पम और दूसरा कुंडनकुलम
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वर्किंग में है। ठीक है, जो ये हमारे पास कुछ और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो अभी वर्किंग पे नहीं है, जिनको हम बनाएंगे, जैसे भीमपुर है, माही बंसवाड़ा है, चुटका है एंड कोवाटा है। तो ये जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे जैतापुर भी है, ठीक है, मुंबई में भी है, मैथी वर्ली में भी है, तो ये अभी बन रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशनल अभी तक 7 है, 8वां हमारे पास ये बन रहा है कहाँ पे, गोरखपुर हरियाणा में ये बन रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर अर्लियर मोस्टली जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, वो नीचे साउथ में ही बनाए जाते थे, क्योंकि ये क्या से हैं, पाकिस्तान से भी दूर है, चाइना से भी दूर है। ठीक है, अटैक करने के लिए अगर किसी की तरह का अटैक एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो ये काफ़ी दूर बनाए गए थे, पर अब हम थोड़ा ऊपर ऊपर भी अब जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे लेट शिवसेना फैक्शन गेट्स विच सिंबल, दैट इज सी बो एंड एरो। ठीक है, इस तरह का हमारे पास देखो यहाँ पे धनुष है एंड बाण है, तो इसको बोलते हैं बो एंड एरो नाम का निशान जो है किसको मिला है, वो मिला है हमारे पास एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनको ये मिला है। और किसने दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चिन्ह इनको दिया है। अभी कुछ टाइम पहले आपको पता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, किसकी सरकार है, शिवसेना की सरकार है। ठीक है, सीएम कौन थे, सीएम उद्धव ठाकरे जी थे। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी के अगेंस्ट जो है रिबेल किया इन्हीं की पार्टी के लोग, जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने रिबेल किया, किसके साथ रिबेल किया, उद्धव ठाकरे के साथ। ठीक है, पहले सीएम उद्धव ठाकरे थे, इनको सीएम की कुर्सी से हटा के जो एकनाथ शिंदे हैं वो बन गए सीएम ऑफ कहाँ के, महाराष्ट्र के। अब इन दोनों के बीच में इस तरह की लड़ाई है। अब इसकी अपनी पार्टी है, ठीक है, मतलब कि पहले ये एक ही पार्टी के थे। ये बोलते हैं कि जो शिवसेना है वो मेरी है, एकनाथ शिंदे ये बोलते हैं, और जो उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं शिवसेना जो मेरे वाली है वो रियल है। ठीक है, एकनाथ शिंदे बोलते हैं कि जो मेरे वाली शिवसेना है वो रियल है। अब इनके बीच में इस तरह की फाइट हो रही थी, तो बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो उन्होंने बो एंड एरो का साइन है वो किसको दिया है, वो दिया है इस वाले को, दैट इज एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको दिया। उसको बोला कि ये रियल शिवसेना है। ठीक है, रियल शिवसेना है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। तो इसको इन्होंने क्या दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वाला धनुष और बाण, दैट इज बो एंड एरो का निशान इनको दिया है। अब शिवसेना के जो दूसरे लीडर है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने बोला है कि जो रियल शिवसेना है ये दूसरी शिवसेना को इन्होंने बोल दिया है, तो ये डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए, और ये इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो के द्वारा जो है वो बनी है। कब बनी है, 25 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन करवाते हैं, जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं, लोकसभा के एमपीज़ हैं उनके इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज़ के जो एमएलए बनते हैं उनके इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो एमएलसी बनते हैं उनके इलेक्शन, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ये सारे के सारे इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। जो हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी और फिर नगर पंचायत, नगर निगम और पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, गांव लेवल के, वो कराता है हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, बाकी जितने भी इलेक्शंस हैं वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली देर आर द, अब हमारे पास जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसमें हमारे पास एक चीफ इलेक्शनर कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, एक चीफ है, 2 इलेक्शन कमिश्नर है, सिंपल वाले। ठीक है, जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर था इंडिया का वो था सुकुमार सेन, जो कि 1950 को बना था। उसके बाद करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, दैट इज राजीव कुमार। और करंट जो इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, दैट इज अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल जी। ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है 6 सालों के लिए, और 65 ईयर्स तक जब तक इनकी एज नहीं हो जाती, मतलब कि जो भी इनमें से पहले आएगा, 6 साल पहले आएगा तो 6 साल, 65 साल इनकी एज पहले आएगी तो 65 साल तक इनको किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। What is the name of the Saudi Arabia's इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट इन रियाद। ठीक है, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, एक सुपर सिटी बना रहा है, सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट जो है बना रहा है, कहाँ पे, रियाद में। ठीक है, इंडोर सुपर सिटी, ठीक है, जिसका नाम है मुकाब। मुकाब का मतलब होता है इस तरह का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं
ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है ये, एडवांस्ड, मतलब कि वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड बिल्डिंग होगी। इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारी कंपनीज इसमें अपना ऑफिस वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रह सकते हैं, होटल की तरह हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कमरे भी होंगे, बहुत सारे इसमें ड्रोन्स भी फ्लाई करेंगे। ठीक है, अंदर से ही। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एंड टेक्नोलॉजी से भरपूर हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो है ये बन रहा है। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया के रियाद में। तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने द मुकाव को अनवील किया। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 400 मीटर है, इसकी जो विड्थ है वो 400 मीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी है, 400 मीटर की लेंथ है। ठीक है, जो ये कहाँ पे बन रहा है, रियाद में ये बन रहा है। आपको जो पता होगा, आपने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखी होगी। ठीक है, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ये बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्यों बना रहा है इसको, आपको पता है कि जो सऊदी अरेबिया है उनकी जो मेन इनकम सोर्स है वो क्या है, ऑयल। ठीक है, ऑयल ही बेचते हैं, इसी की वजह से इनकी इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा आगे रहती है। ठीक है, बहुत सारा ये पैसा जो है कमाते हैं। अब आपको पता होगा कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिक सिटी की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑयल का यूज़ कम से कम करना चाहते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, अब अभी देखो, मतलब कि आगे आने वाले 20-25 सालों में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वो इलेक्ट्रिक चीज़ें होंगी। ठीक है, सोलर से जनरेट होने वाली, पानी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, और एयर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट को लगाएंगे। तो सऊदी अरेबिया का मेन सोर्स है ऑयल। ठीक है, ऑयल की क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी 20-25 सालों बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सामान आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी इकॉनमी क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। तो वहाँ के क्राउन प्रिंस ने क्या सोचा कि 20-25 सालों के बाद लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी एक इस तरह की सिटी बनाते हैं जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, मतलब कि इसमें ग्रीन, वहाँ पे हम पेड़ पौधे भी उगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हो, आसानी से लोग इसके अंदर आ जा सके, इसमें ड्रोन्स वगैरह यूज़ करेंगे। एंड सऊदी इनोवेशन, मतलब कि इसके अंदर इनोवेटिव जो चीज़ें हैं वो लगाएंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे, इसको बहुत ही एडवांस बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाएँ, टूरिज्म के हवाले से भी। दूसरा, उससे भी इनकी इकॉनमी बढ़ेगी। दूसरा क्या हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनके ऑफिस अगर इसके अंदर खुलेंगे तो इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस तरह की ये, अगर ये प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल रहा तो वो और भी सिटीज़ बनाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरह का ये सोच रहे हैं। सो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिटी बन रही है रियाद में, बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिटी बन रही है। इसका स्ट्रक्चर है क्यूब लाइक सिटी, क्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर है, तभी इसको मुकाब बोलते हैं। मुकाब का मतलब होता है क्यूब लाइक सिटी। ठीक है, और इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है नाजदी। ठीक है, आपने ये दोनों याद रखने की, क्यूब लाइक सिटी है मुकाब, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो है नाजदी टाइप का आर्किटेक्चर। और इसको कौन बना रहा है, मुरब्बा प्रोजेक्ट, ये मुरब्बा प्रोजेक्ट के अंदर आता है। मुरब्बा एक कंपनी है, वो इनको ये बना रही है। इसमें रेजिडेंशियल 1,04,000 जो रेजिडेंशियल यूनिट्स है इसमें होंगी। ठीक है, 9,000 होटल के रूम होंगे, 9,80,000 स्क्वायर मीटर्स के रिटेल स्पेस होगा, 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर्स के इसमें ऑफिसेस भी खुल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग बन रही है। इसमें क्या होगा, ग्रीन एरिया भी होगा, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी उगाए जाएंगे, वॉकिंग पाथ भी होंगे। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल को जो प्रमोट करते हैं वो सब कुछ इसमें किया जाएगा। ठीक है, और ये 20 मिनट की ड्राइव पे होगा, कहाँ से, एयरपोर्ट से ये 20 मिनट की ड्राइव के पास ये दूर होगा। ठीक है, और 2030 तक इसको जो है सऊदी अरेबिया इसको कंप्लीट करने वाला है। अब इलेक्रामा 2023 जो कि सबसे लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जो कि कहाँ पे हो रहा है, इंडिया एक्सपो मार्ट, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो जो इंडिया एक्सपो मार्ट है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन हो रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन है, जिसका नाम है इलेक्रामा 2023, जो वो हो रहा है कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, जिसकी जो थीम है वो है री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रही है, इसमें जितने भी हमारे पास PSUs हैं
पब्लिक सेक्टर के जितने भी कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि रिलेटेड है पावर सेक्टर से, लाइक REC, PFC, NTPC, NHPC, PGCIL, SJVN, THDC इंडिया लिमिटेड, तो ये सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, पावर पेविलियन में उसमें उसमें बहुत सारी वैरायटी की ये टेक्नोलॉजी शो करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ शो करेंगे, इंक्लूडिंग ई मोबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन फाइनेंसिंग, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्मार्ट मीटर्स के बारे में बताएंगे लोगों को, इनको शो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और इस तरह का हम शो कर सके कि हम इंडिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो ये सारा का सारा शोकेस कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रामा 2023 में होगा, जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। तो ये एक तरह का ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने पावर सेक्टर में पॉलिसीज़ बनाई है, टेक्नोलॉजी को लाया है, इसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है पावर सेक्टर का, तो उनके लिए एक तरह का ये ट्रिब्यूट है जो कि कहाँ पे हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड इन दैट इज़ दी चिंगालपट्टू। सो चिंगालपट्टू हमारा तमिलनाडु में आता है, वहाँ से जो है ये इसको लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, हाइब्रिड का रॉकेट का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड रॉकेट का मतलब होता है हमने बाई प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन यूज़ किया है इसमें। बाई प्रोपेलेंट, बाई का मतलब दो, प्रोपेलेंट मतलब कि जिससे जो हमारा रॉकेट चलता है। तो इसमें दो स्टेजेस होंगी, दो डिफरेंट स्टेट्स होगी। किसकी? प्रोपेलेंट की मतलब कि जिससे फ्यूल, प्रोपेलेंट को हम फ्यूल भी बोलते हैं, जिससे हमारे पास इंजन चलता है। तो ये दो डिफरेंट स्टेट में होगा, दैट इज़ लिक्विड एंड सॉलिड, दोनों से ये चलेगा। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं हाइब्रिड रॉकेट। तो ये फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट है जो चेंगालपट्टू तमिलनाडु से हमने इसको लॉन्च किया है। तो ये इंडिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, मेड बाय द, किसने बनाया इसको? स्कूल के स्टूडेंट्स ने इसको बनाया है एज ए पार्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। कहाँ से? पट्टीपुलम विलेज, जो पट्टीपुलम विलेज है चेंगलपट्टू में तमिलनाडु में, वहाँ से इसको क्या किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो सिलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसको बनाया है, जो कि किसके रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा? जैसे वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और रेडिएशन के रिसर्च के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब 3500 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के एंड पुडुचेरी के। ठीक है, कितने स्कूल्स? 3500 प्लस जो स्कूल्स हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने 100 लोगों को लिया, 100 स्टूडेंट्स को लिया, उन्होंने क्या किया है? ये सारी की सारी इन्वेंशन की, उन्होंने ये रॉकेट बनाया है। ठीक है, इसका नाम है ये इंडिया का पहला रॉकेट है जो कि हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई? मार्टिन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया। तो ये तीनों आपस में आए, इन्होंने ये वाला रॉकेट जो है ये बनाया है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-S, किसने बनाया था उसको? स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको बनाया था, जिसको हमने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज OP कोहली। OP कोहली जो है इनकी अभी डेथ हुई है। ही वाज अ पॉलिटिशियन। ठीक है, ये क्या थे? ये 19वें गवर्नर थे गुजरात के 2014 से 2019 तक। ठीक है, और ये राज्यसभा के मेंबर भी थे। ठीक है, तो इनकी अभी भी क्या हुई है? डेथ हुई है। तो फॉर्मर गुजरात गवर्नर एंड वेटरन भारतीय जनता पार्टी के लीडर दैट इज ओम प्रकाश कोहली, जिनकी अभी डेथ हुई है 20 फरवरी को। ही वॉज 87 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो ये जो बीजेपी है, दिल्ली की जो बीजेपी है, वहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अभी कॉलेज लेवल में ये ABVP के वेरियस पोजीशन में इन्होंने काम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर एसोसिएशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और ये RSS के वर्कर भी रह चुके हैं, वॉलंटियर भी रह चुके थे। ठीक है, और 3 बार ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्ली बीजेपी के, और दिल्ली को इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है राज्यसभा में। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ज भी थे इनके पास, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड पंजाब एंड हरियाणा के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ज भी इन्हीं के पास थे। किस रूप में इन्होंने काम किया वहाँ पे? नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ बीजेपी के रूप में काम किया। तो आपने याद रखना है, ये 90th गवर्नर थे गुजरात के 2014 से 2019 तक, और राज्यसभा के भी मेंबर थे, जिनका नाम है OP कोहली, जिनकी अभी क्या हुई है? डेथ हुई है। ही वॉज अ पॉलिटिशियन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनॉग्रेट इंडिया पेविलियन एट दैट इज बी दुबई। ठीक है, अभी दुबई में क्या हो रहा है?
गल्फ फूड एक बहुत बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? दुबई, ठीक है। इस एग्जीबिशन का नाम है गल्फ फूड, ठीक है। ये एग्जीबिशन कहाँ पे हो रहा है? हमारे पास दुबई में हो रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड का एग्जीबिशन है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो खाना है, खाने के बारे में यहाँ पे इसका एग्जीबिशन हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ उस खाने को खाने के लिए, उन खाने को खरीदने के लिए, उन खाने के बारे में जानने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो। तो वहाँ पे, ठीक है, ये गल्फ फूड है। गल्फ फूड बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। उसके अंदर इंडिया का एक पेवेलियन है, ठीक है, जिसमें इंडियन फूड वगैरह होंगे। तो इसको क्या किया है? इसको इनॉग्रेट किया है हमारे जो पाशुपति कुमार परस हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़। उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। वहाँ पे संजय सुधीर जो कि एम्बेसडर है इंडिया के यूएई के लिए, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो और ये इंडिया का जो ये पेवेलियन है ना, ये सबसे वर्ल्ड का, तो हमारा ये सबसे बड़ा है इंडिया पेवेलियन, सबसे लार्जेस्ट पेवेलियन है गल्फ फूड 2023 में। इसमें 306 कंपनीज़ हैं जो रिलेटेड है हमारी फूड से रिलेटेड, लाइक एसएमईज, स्टार्टअप्स और कुछ और कंपनीज़ हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसमें कंपनीज़ किससे रिलेटेड होगी? फूड से रिलेटेड होगी, बेवरेज से रिलेटेड होगी, पल्सेस, सीरियल, फूड, मीट, पोल्ट्री, डेयरी, फैट्स एंड ऑयल्स। तो इस तरह की जितने भी हमारे पास खाने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ पे शोकेस होंगी। और इसमें बहुत सारी खाने वाली जो कंपनीज़ हैं, लाइक अमूल, एमडीएच, पार्ले, रसना, बीकानेर वाला, बिकाजी, तो इस तरह की सारी कंपनी जो रिलेटेड टू फूड आइटम्स बनाती है, वो यहाँ पे क्या करेगी? अपने फूड बेवरेज को प्रदर्शित करेगी, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, वो उनको देखेंगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनको ख़रीदना चाहेंगे। हमने यहाँ पे पल्सेस वगैरह भी ऐड किए हैं, मिलेट्स भी ऐड किए हैं। किसको मनाने के लिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो कि 2023 है। तो 2023 को हमने क्या मनाया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम इसको मना रहे हैं। तभी हम इंडियन पेवेलियन की जो मेन थीम है वो इसी के ऊपर रहेगी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के अंदर। अब जो एपेटा है उसने साइन किया है हमारे पास लुलु ग्रुप इंटरनेशनल को, ये एक और न्यूज़ है, ठीक है। लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल जो है, अपेडा ने उनको साइन किया है फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन द सुपरमार्केट्स इन द यूएई में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज़ ICAR, developed new variety of wheat named that is AHD3385। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो है, उन्होंने एक डेवलप किया है गेहूं की एक नई प्रजाति, जिसका नाम है HD3385। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, दैट इज़ ICAR, हैज़ डेवलप्ड न्यू वैरायटी ऑफ वीट मतलब कि गेहूं की एक नई वैरायटी है, जिसका नाम है HD3385, ठीक है। इसका मेन फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, आजकल बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, ठीक है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो इस क्लाइमेट चेंज के से निपटने के लिए जो है वो एक नई प्रजाति खोजी गई है गेहूं की, उसका नाम है HD3385। तो जो क्लाइमेट चेंज का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और राइजिंग जो हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है आजकल, देखो फरवरी में ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो फरवरी में ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, राइजिंग हीट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है आपके गेहूं के ऊपर। तो राइजिंग हीट और क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम अर्ली सोइंग, मतलब कि इसको बीजते हैं, बहुत ही पहले हम इसको बीज देते हैं और मार्च के एंड में हम इसको निकाल देते हैं। वैसे जो गेहूं होता है ना, वो अप्रैल मई के आसपास जो हम इसको निकालते हैं, बट इसको कब निकालेंगे? एंड ऑफ मार्च में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिसेंटली अनाउंस्ड सेटिंग अप ए कमेटी, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक कमेटी बनाएगी to monitor the situation arising due to the rise in temperature and its impact on the current wheat crop, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी? एक कमेटी बनाएगी जो ये देखेगी कि राइज जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसमें और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और इनका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे पास, किसके ऊपर? गेहूँ के ऊपर। ICAR has registered the new variety that is HD3385, ठीक है। इसका नाम आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी, दैट इज़ PPVFRA, ठीक है। अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है,
ठीक है। इसका जो पहले नाम होता था वो होता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 1929 को बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर के हैं, इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ICAR के प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आज कौन है, आजकल नरेंद्र सिंह तोमर जी इसके मिनिस्टर है। तो आपने याद रखना है कि न्यू जो वैरायटी है गेहूं की, उसका नाम है HD3385, जिसका क्लाइमेट चेंज और राइजिंग हीट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वेदांता और फॉक्सकॉन सेलेक्ट्स डैश डैश फॉर इट्स फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया, दैट इज दी डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, जो ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ पे वेदांता और फॉक्सकॉन ये दोनों कंपनियां मिलके क्या बनाएंगी, एक सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट, जो कि ये प्लांट होगा, ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जो कि अहमदाबाद गुजरात, दैट इज़ धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के ऊपर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो वेदांता और फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में ये MOU साइन किया था कि वो आपस में मिलके एक फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर प्लांट है इंडिया में खोलेंगे, दैट इज़ इन गुजरात में। ठीक है, गुजरात की गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट करेगी 1,54,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, टू सेटअप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, और जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, जिस तरह से मॉनिटर हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वॉचेज़ हैं, तो इस तरह की यूनिट्स भी ये यहाँ पे बनाएगी, दैट इज़ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मतलब कि इनकी जो लैपटॉप्स की जो डिस्प्ले हैं, फ़ोन की डिस्प्ले हैं, तो इस तरह की जो डिस्प्लेज़ हैं वो भी यहाँ पे बनेगी। तो ये आपने याद रखना है, ये पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया का, दैट इज़ ढोलेरा अहमदाबाद गुजरात में, और इसमें 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडिया के लोगों के लिए अराइज होंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे ह्यूज सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स सच एज जीरो स्टैम्प ड्यूटी भी इसमें इन कंपनीज़ के लिए एक तरह का क्या है, एडवांटेज है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी दी गई है। एंड अंडर द कौन सी पॉलिसी के अंडर ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो 2022 से 2027 तक चलेगी, इसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो इस तरह की सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला जो स्टेट है वो गुजरात सबसे पहला स्टेट है, और गुजरात में ही पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है इंडिया की वो बन रही है। अब वेदांता ग्रुप के बारे में जानते हैं। वेदांता क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है, और इसके जो चेयरमैन है आजकल, दैट इज़ अनिल अग्रवाल जी इसके चेयरमैन है। Who has been appointed as new drug controller general of India, that is a राजीव रघुवंशी। तो राजीव रघुवंशी जी को क्या बनाया है, न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया है। ठीक है, तो राजीव सिंह रघुवंशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी इज़ क्या थे, ये फॉर्मर इंडिया फार्माकोपिया मिशन सेक्रेटरी कम साइंटिफिक एडवाइज़र, साइंटिफिक डायरेक्टर जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थे। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी विल सरफेस्ड डॉक्टर PBN प्रसाद। ठीक है, जो PBN प्रसाद है आजकल इसके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, दैट इज़ PBN प्रसाद आजकल है, और 28 फरवरी 2023 तक ये रहेंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे, राजीव सिंह रघुवंशी 28 तारीख के बाद आएंगे, 1 मार्च से। कब तक रहेंगे, फरवरी 28 2025 तक ये क्या रहेंगे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ राजीव रघुवंशी। अबू धाबी जो कि UAE में है, अबू धाबी डिफेंस फर्म इंक्ड MOU विद डैश डैश एट UAE's डिफेंस एक्सपो, दैट इज सी हॉल। ठीक है, तो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक लिमिटेड है, हॉल का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि एरोस्पेस कंपनी है, कहाँ की, इंडिया की। ठीक है, और अबू धाबी की जो डिफेंस फर्म है जिसका नाम है एज। ठीक है, इन दोनों के बीच में, एज एंड हॉल के बीच में क्या हुआ है, एक तरह का MOU जो है वो साइन हुआ है। क्या MOU साइन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी हमारे हॉल के पास है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम एज की टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे। ठीक है, और जो एज के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है वो कौन यूज़ करेगा, हॉल आपस में अपने आप में यूज़ करेगा। तो इस तरह की ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, MOU हुआ है, डिफेंस MOU बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह का लाभ देने वाला है दोनों कंट्री को।
ठीक है। दो MOU इज साइन टू एग्जामिन द पोटेंशियल एरिया ऑफ कोलाब्रेशन, एक दूसरे के साथ कोलाबरेट करेंगे, सच एज कोलाबरेटिव डेवलपमेंट इन मिसाइल सिस्टम, जिस तरह के जो मिसाइल सिस्टम है उनको बनाने के लिए, और जो ड्रोन्स हैं उनको बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। मिसाइल बनाने के लिए और ड्रोन्स बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे एज से हॉल की तरफ और हॉल से एज की तरफ, ठीक है। तो दो बोथ बिजनेस विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द यूज़ ऑफ हॉल्स टाइनी गैस टरबाइन इंजन, ठीक है। हॉल के जो टाइनी गैस टरबाइन इंजन है वो हम एज के गाइडेड वेपन में यूज़ करेंगे, और एज की जो GPS जैमिंग एंड स्पूफिंग टेक्नोलॉजी है उसको हम हॉल के प्लेटफॉर्म में यूज़ करेंगे, मतलब कि एक्सचेंज करेंगे हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एट एज एंड हॉल टॉप नॉच फैसिलिटी इन द UAE एंड इंडिया, द टू बिजनेस विल टुक इन कॉर्पोरेटिंग मिशन कंप्यूटर्स ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स, ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटालिक पार्ट्स। मतलब कि यही है मोटा मोटा, आपने आइडिया याद रखना है कि जो हॉल की टेक्नोलॉजी है वो हमने एज में यूज़ करनी है, जो एज की टेक्नोलॉजी है वो हमने हॉल में यूज़ करनी है, और दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे ताकि बहुत सारी मिसाइल्स बनाएं और बहुत सारे क्या बनाएं, ड्रोन्स बनाएं। तो ये इनका मेन मोटिव है। द फर्स्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ ए सीटल। तो सीटल एक सिटी है कहाँ की, USA की, जो कि बैन कर रही है किसको, कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यूनाइटेड स्टेट की ये सिटी है, इसका नाम है सीटल, द सीटल सिटी काउंसिल, ठीक है। जो USA की एक सिटी है जिसका नाम है सीटल, ठीक है। तो वहाँ की सिटी काउंसिल ने ये पास कर दिया है ऑर्डिनेंस, ठीक है, कि जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं जो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी आइडेंटिटी के हो, उनके ऊपर कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, कम्प्लीटली बैन किया है। तो ये पहली सिटी बन गई है यूनाइटेड स्टेट की, दैट इज़ सीटल, जिन्होंने इस तरह का जो बैन लगाया है कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। कास्ट ओप्रेस्ड, जो कास्ट ओप्रेस्ड पीपल है जिनके ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो एक तरह के क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर दिस लॉ विच फॉरबिड्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हाउसिंग में, पब्लिक फैसिलिटीज़ में और अदर सेटिंग्स, मतलब कि जितनी भी वहाँ की चीज़ें हैं, जितने भी वहाँ पे वर्किंग है, वहाँ पे बिल्कुल भी आपकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट की, USA की पहली सिटी बन गई है सीटल सिटी, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। Which country surpassed India as the world's sixth biggest equity market? That is B, UK। पहले क्या था, पहले इंडिया 6 नंबर पे था, किसमें, इक्विटी मार्केट के ऊपर। इक्विटी मार्केट मतलब जिस तरह से हमारे पास निफ्टी होता है ना, शेयर बाज़ार होता है कि कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। जितना ऊपर जा रहा होता है उतनी ग्रोथ हो रही होती है कंपनीज़ की, जितने नीचे जाता है तो हमारी कंपनीज उतनी ही नीचे जाती है। तो हम 6 नंबर पे थे इस मामले में, बट यूनाइटेड किंगडम जो UK है उन्होंने हमें 7वें नंबर पे धकेल दिया है, और 6 नंबर पे कौन आ गए हैं, यूनाइटेड किंगडम वाले 6 नंबर पे आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, अभी आपको कुछ दिन पहले पता था कि अडानी हिंडनबर्ग की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अडानी के शेयर हैं, जो इंडियन मार्केट के जो शेयर हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ जो है वो आया हुआ है। इंडिया 6ठे नंबर से 7वें नंबर पे लुढ़क गया है, ठीक है। अब ये अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, ठीक है। अडानी ने क्या बोला था, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ना, उन्होंने क्या बोला है कि जो अडानी है ना, उसके साथ जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल भी फ्रॉड, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फ्रॉड किया है, तभी जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है हमारी अडानी की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अडानी के शेयर है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है पिछले 1 महीने से। ये काफ़ी ज़्यादा शेयर जो इनके वैल्यू घट रही है, जिसकी वजह से हमारा जो निफ्टी और BSE सेंसेक्स है वो भी डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, हम सिक्स्थ पोजीशन से 7th पोजीशन में के नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। 6 नंबर पे 6th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट कौन बनी है, यूनाइटेड किंगडम, और 7th कौन पे आ गया है, इंडिया जो है 7th नंबर पे आ गया है। अमृथा नगरोथना, ठीक है, अमृथा नगरोथना स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, दैट इज़ B, कर्नाटका, ठीक है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अमृथा नगरोथना, नगरोथना मतलब कि नगर,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो जो सिटी है उसको अच्छा बनाना है, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट करनी है। इसके लिए ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई है बाय कर्नाटका। अब कर्नाटका की सबसे बड़ी सिटी कौन है, कर्नाटका की सबसे बड़ी सिटी है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु के डेवलपमेंट के लिए हमने जो है ये स्कीम लॉन्च की है, दैट इज़ अमृथा नगरोथना। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के बसवराज बोमई, उन्होंने 9,698 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, फॉर बजट 2023-24 तक। ठीक है, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमने बनाना है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप करना है। ठीक है, अंडर दिस स्कीम 6,000 करोड़ के तो आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द बेंगलुरु। 6,000 करोड़ जो वहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ 108 किलोमीटर रोड। ठीक है, 108 किलोमीटर के जो रोड है उनको हमने डेवलप करना है, उनको हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाना है, और बाकी जो पैसा है वो सारे और कामों में और डेवलपमेंट करने के लिए, बेंगलुरु सिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट जो वो चला रही है। कौन, कर्नाटका गवर्नमेंट, जिस स्कीम का नाम है अमृथा नगरोथना स्कीम। Avian influenza H5N1 detected in government poultry farm at, that is a Bokaro, Jharkhand. So National Institute of High Security Animal Disease ICAR भोपाल ने इसको क्या किया है, कंफर्म किया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है H5N1, ठीक है, उसके जो सैंपल है वो रिसीव हुए हैं कहाँ से, जो गवर्नमेंट का पोल्ट्री फार्म है, कहाँ पे, बोकारो झारखंड में, तो वहाँ से ये फाउंड हुआ है। तो द प्रेजेंस ऑफ H5N1 वेरिएंट वाज कन्फर्म्ड इन ए प्रोटीन रिच ब्रीड ऑफ चिकन। ठीक है, जो चिकन होते हैं, चिकन मतलब कि जो मुर्गे और मुर्गियाँ होती हैं, उनमें जो है ये H5N1 जो वेरिएंट है, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा का, वो पाया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कड़कनाथ। ठीक है, अपना नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं हम कड़कनाथ एट ए फार्म इन लोचन चाल। ठीक है, जो लोचन चाल है यहाँ पे ये फाउंड किया गया है। ठीक है, जो हमारे पास फार्म है उसका नाम है कड़कनाथ, जो कि फार्म है कहाँ पे, लोचन लाल में। ठीक है, द लास्ट इंसिडेंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसी जो झारखंड है यहाँ पे जनवरी 2019 में भी इसका एवियन इन्फ्लुएंजा का एक केस जो है वो रिपोर्ट किया गया था। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाली न्यूज़, तो इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ये आपने काफ़ी याद रखना है, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम क्या है, H5N1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। बर्ड फ्लू किस में प्रोड्यूस होता है, जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होती हैं, लाइक जिस तरह मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं, टर्कीज़ होते हैं, कोयल होते हैं, गुआना होता है, फॉल होता है, तो इनमें ये जनरेट होता है, एक तरह का वायरस होता है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स में ये वायरस होता है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा इज़ ए वायरस। ठीक है, और ये एक तरह का सब टाइप्स, इसके जो सब टाइप्स होते हैं वो होते हैं AH5N1, AH7N9, AH9N2 एंड AH10N3। ठीक है, और इसके टाइप BC भी होते हैं, और जो टाइप BC होते हैं ना वो ह्यूमंस को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तभी ये जो बर्ड फ्लू है इसको हम लाइटली नहीं लेते हैं। इसमें जो आजकल जो मरते हैं ना वो मुर्गे मुर्गियाँ वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, अब B और C जो टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा का वो ह्यूमंस को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये एक तरह का वायरस होता है, तो इन्हीं सब से बचने के लिए जो है बहुत सारे कदम जो है वो आजकल उठाए जा रहे हैं। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन H5N1 के बारे में याद रखनी है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके जो नमामि गंगे एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है अप्रूव्स 9 प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 1200 करोड़ रुपीज़। ठीक है, डी इसका आंसर है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, आपने नाम सुना होगा कि काफ़ी टाइम पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है NMCG वो लॉन्च किया था। तो इसकी जो मीटिंग है 47th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नमामि गंगे, ठीक है, वो 22 फरवरी को हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ J अशोक कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 9 प्रोजेक्ट जो है, जो गंगा नदी है उसको साफ करने के लिए हमने 9 प्रोजेक्ट जो है वो चलाए हैं, जिनकी कॉस्ट है 1278 करोड़ रुपीज़। ठीक है, उसको जो है क्या किया है, अप्रूव किया है इन दिस मीटिंग।
इसमें जो जो 7 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो किसके लिए है? पोल्यूशन इन द गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में जो पोल्यूशन है उसको रिमूव करने के लिए है। और 2 क्या है हमारे पास, जो घाट्स हैं, गंगा के जो घाट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट जो है जो गंगा से के घाट हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए जो है 2 प्रोजेक्ट जो है वो चालू किए गए हैं। तो 7 + 2 दैट इज़ 9 प्रोजेक्ट टोटल ये हैं, ठीक है। जो गंगा जो है कहाँ कहाँ पे बहती है, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत एरिया, तो बिहार का एरिया, तो वह यहाँ पे जो है हमारे पास गंगा नदी जो है चली जाती है। तो वेस्ट बंगाल में 123 करोड़ रुपए लगेंगे, उत्तर प्रदेश में 422 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश का जो मेजर प्रोडक्ट है कॉस्टिंग का, उसकी जो कॉस्टिंग है वो 511 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किया है, ठीक है। और यूपी में जो रिवर काली है ईस्ट की तरफ, ठीक है, उसके ठीक है, ईस्ट डेवलप्ड इन सेतु कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम एट 8 लोकेशन इन मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ठीक है। और उसके लिए जो रिवर काली है उसके लिए 95.47 करोड़ रुपए जो वो दिया गया है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने टोटल रखना है कि हमारे पास 9 प्रोजेक्ट है और 1278 करोड़ रुपए के वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और बिहार में भी जो पैसा दिया है वो 10 करोड़ रुपए दिया है, किसके लिए? अटल घाट मांझी उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, उसका पोल्यूशन, उस प्रोजेक्ट का नाम है पोल्यूशन इन्वेंटराइजेशन असेसमेंट एंड सर्विलेंस ऑन रिवर गंगा बेसिन। तो रिवर गंगा के बेसिन के ऊपर जितना भी हमारे पास पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए, उसको हटाने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए एक जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका है 114.42 करोड़ रुपीज़। तो आपने याद रखना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, 1200 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए गए हैं और उनको अप्रूव किया गया है। और टोटल प्रोजेक्ट्स हमारे 9 प्रोजेक्ट जो है वो चलेंगे। अनुराग ठाकुर इनैगोरेट्स द ऑल इंडिया टेकवोंडो चैम्पियनशिप इन दैट इज़ बी न्यू दिल्ली। तो अनुराग ठाकुर जी ने इनैगोरेशन किया है ऑल इंडिया टेकवोंडो चैम्पियनशिप। तो टेकवोंडो चैम्पियनशिप में इस तरह की फ़ाइट होती है, तो आपने ये याद रखना है। जो टेकवोंडो चैम्पियनशिप है, ऑल इंडिया टेकवोंडो चैम्पियनशिप, वो कहाँ पे इनैगोरेट की है? न्यू दिल्ली में इनैगोरेट की है। और किसने इनैगोरेट की है? अनुराग ठाकुर जी, जो कि हमारे पास यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। कब इनैगोरेट किया है? 24 फरवरी को इन्होंने इसका इनैगोरेशन किया है, ठीक है। द चैम्पियनशिप, जो ये चैम्पियनशिप है इसको क्यों ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है? क्योंकि 50 साल हो गए हैं इंडिया और कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, तो उसकी वजह से क्या है, ये चैम्पियनशिप जो है वो आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये कोरिया में ज़्यादा से ज़्यादा खेली जाती है ये वाली गेम, तभी इंडिया और कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दिखाने के लिए, 50 साल दिखाने के लिए कि 50 साल हो गए इंडिया और कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए, उसके लिए ये चैम्पियनशिप जो है आयोजित की गई है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? KD जाधव इंदौर जो रेसलिंग हॉल है, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये 3 दिन तक चलेगा। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक ये स्पोर्ट्स जो है ये खेला जाएगा। जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें MOU जो है एक साइन किया गया है बिटवीन 2 कंट्रीज़ दैट इज़ इंडिया एंड कोरिया इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज एंड स्पेशल परफॉर्मेंस, ठीक है, इन डांस एंड टेकवोंडो परफॉर्मेंस। मतलब कि एक तरह का MOU साइन किया गया है इंडिया और कोरिया के बीच में कि हम स्पोर्ट्स की जो फील्ड है उसमें जितनी भी हमारी एडवांसमेंट है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। कोरियन डांस के बारे में भी हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, स्पेशल परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। और कोरियन डांस होगा, ठीक है, उसको सिखाया जाएगा, उनकी मतलब कि उसको पॉपुलर किया जाएगा। टेकवोंडो की परफॉर्मेंस हो जाएगी। इस तरह के स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। सो कोरियन कल्चर सेंटर इसको होस्टिंग, जो कोरियन कल्चर सेंटर है वो भी इसमें होस्ट है इस चैम्पियनशिप के अंदर, ठीक है, विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड द कोरियन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों इसको क्या कर रही है, को होस्ट कर रही है इस चैम्पियनशिप को, टेकवोंडो चैम्पियनशिप को। तो इंडिया और कोरिया अपने नाम याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में ये हो रही है। इंडियाज़ फर्स्ट ब्रदर्स टू बिकम ग्रैंड मास्टर्स आर दैट इज सी विघ्नेश एंड विशाख, ठीक है। तो आफ्टर विनिंग द 24th नॉर्थ वेस्ट कप 2023, ठीक है, एट बैड स्किन इन
जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी में इन्होंने ये जीता है 24th नॉर्थ वेस्ट कप 2023, जो कि एक चेस का कंपटीशन होता है। वो जो है किसने जीता है, वो जीता है विग्नेश एनार ने। ठीक है, विग्नेश जो हमारे पास चेस प्लेयर है, इंडिया के चेस प्लेयर, उन्होंने इसको जीता है। और इसको जीतने के साथ ही वो 80वें जो 80th ग्रैंड मास्टर बन गए इंडिया के। ठीक है, विग्नेश। तो जो ये विशाख है, ये इन्हीं के भाई हैं। ठीक है, ये विशाख है, ये इन्हीं के भाई हैं। ये 59th जो ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के 2019 में। तो इस तरह का काम करने वाले ये दोनों क्या बने हैं, इंडिया का पहला पेयर बन गया है। ऐसा है, दोनों भाई ऐसे बन गए हैं कि पहली बार कोई दो भाई जब वो ग्रैंड मास्टर्स बने हैं इंडिया के, दोनों चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तो आपने याद रखना है इनका नाम विनेश एंड विशाख। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन ढाका। सो ढाका बांग्लादेश में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड जहाँ वो दिया जा रहा था, जो कि किसको दिया गया है, दैट इज़ महेंद्र मिश्रा को ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। तो डॉक्टर जो महेंद्र कुमार मिश्रा है, ये इंडियन एजुकेटर एंड सोशल वर्कर हैं इंडिया के। ठीक है, एंड क्यों इसको लिए इनको दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए इन उड़ीसा। तो आपको पता है कि वहाँ की बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं उड़ीसा की, तो उसको वहाँ की जो प्रॉपर लैंग्वेजेज होती है एक पर्टिकुलर एरिया की, तो उसको एडवांसमेंट करने के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान जो है वो रहा है। इसके लिए इनको वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना जी, उन्होंने ढाका बांग्लादेश में ये अवार्ड जो इनको दिया गया है। सो डॉक्टर मिश्रा हैज़ वर्कड ओवर 3 डेकेड्स, मतलब कि पिछले 30 सालों से ये इसी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, इनैगोरेटिंग ए 4-day प्रोग्राम। ठीक है, 4 दिन का प्रोग्राम हो रहा है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एंड कन्फरिंग द अवार्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्ट्रेस द नीड। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उन्होंने क्या बोला है कि देयर इज़ द नीड, किसके लिए, फॉर रिसर्च टू प्रिजर्व, ठीक है, टू रिवाइटलाइज एंड डेवलप द मदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एज मैनी लैंग्वेज आर बीइंग लॉस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने क्या बोला है कि हम यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास पुरानी लैंग्वेजेस हैं, पुराने कल्चर्स हैं, उनको प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना, ये भी, इसके लिए भी हमें रिसर्च करनी चाहिए, इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, इनको रिवाइव करना चाहिए, फिर से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो लैंग्वेजेस एंड कल्चर है वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको रिवाइव करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह की बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने बोली है। और इस तरह का अवार्ड जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड है वो कहाँ पे दिया गया है, ढाका बांग्लादेश में दिया गया है, और महेंद्र मिश्रा जी को दिया गया है, जो कि एक इंडियन है। हु वॉन अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023, दैट इज़ बी कार्लोस अल्कराज। जो कार्लोस अल्कराज ने क्या जीता है, अर्जेंटीना ओपन का टाइटल जीता है 2023 का। ठीक है, तो ये एक स्पेनिश प्लेयर है कार्लोस अल्कराज, इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो इन्होंने जीता है, किसको हराया है, कैमरून नोरी को इन्होंने हराया है। ठीक है, इट वाज, जो अल्कराज है, ये अल्कराज का पहला एटीपी टूर्नामेंट है आफ्टर नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 के बाद इन्होंने पहला कोई एटीपी टूर्नामेंट जो है वो टेनिस का टूर्नामेंट जो है वो जीता है। और ये अभी आपको पता है कि जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जो नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है, वो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, तो जो कार्लोस अल्कराज है वो ऑल्सो वन, इनका जो ये 7th एटीपी टाइटल है जो इन्होंने जीता है। ठीक है, और यूएस ओपन 2022 भी इन्होंने जीता था कार्लोस अल्कराज जी ने। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज इज़ द फर्स्ट, ठीक है, कार्लोस अल्कराज जो है वो फर्स्ट स्पेनिश प्लेयर है जिन्होंने ये वाला टाइटल जीता है आफ्टर राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल भी स्पेनिश प्लेयर है, इन्होंने 2015 में अर्जेंटीना ओपन टाइटल जीता था 2023 का। और अभी किसने जीता है, स्पेनिश प्लेयर, वो है कार्लोस अल्कराज, इन्होंने इसको जीता है। जो अर्जेंटीना ओपन जो टाइटल है 2023 का मेंस डबल किसने जीता है, ठीक है, तो सिमे बी एंड फेबियो फोगिनी, ठीक है, इन्होंने डिफीट किया है निकोलस बी एंड एरियल बेहर को। ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने फाइनल जीता है किसका, मेंस डबल का। ठीक है, किसमें, अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 का। The Churchgate railway station in Mumbai will be soon called as, that is the चितामन राव देशमुख स्टेशन। ठीक है, चितामन
चिंतामन राव देशमुख स्टेशन जो है वो चर्च गेट रेलवे स्टेशन को, जो कि मुंबई में है, उसका नाम जो है रिनेम किया जाएगा। ठीक है, अभी इसको बोलते हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है। अभी इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज चिंतामन राव देशमुख रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो द चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन द मुंबई विल बी सून कॉल्ड एज चिंतामन राव देशमुख स्टेशन नेम्ड। ठीक है, ये जो चिंतामन देशमुख थे, ये कौन थे, ये पहले गवर्नर थे किसके, ऑफ आरबीआई। ठीक है, उनका नाम है सीडी देशमुख। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले गवर्नर थे आरबीआई के, उनका नाम था चिंतामन देशमुख, चिंतामन राव देशमुख। ठीक है, उनके नाम पे जो है ये वाला जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम जो है वो रखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आरबीआई को ज्वाइन किया था 1939 में, और और इन्होंने क्या सर्व किया था, सेक्रेटरी टू द बोर्ड एंड डिप्टी गवर्नर एंड देन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, सबसे पहले सेक्रेटरी बने, फिर डिप्टी गवर्नर बने, फिर ये गवर्नर बने थे। ठीक है, किसके, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इन अगस्त 1943 ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, एंड सर्व्ड दैट पोजीशन टिल 1949। तो 1943 से लेकर 1949 तक इन्होंने आरबीआई का गवर्नर के रूप में जो है उसको कार्य संभाला था। ठीक है, और अभी तक हमारे 8 ही ऐसे डिप्टी गवर्नर हैं, जो कि 8 ही ऐसे डिप्टी गवर्नर, देखो हमारे पास ओनली 8 ही ऐसे डिप्टी गवर्नर है जिन्होंने, जो बाद में गवर्नर बने हैं। उसमें जो सबसे पहले थे वो थे कौन, चिंतामन राव देशमुख जी। ठीक है, तो जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है मुंबई का, वो किसके नाम पे रखा जा रहा है, चिंतामन राव देशमुख रेलवे स्टेशन के नाम पे जाना जाएगा। और जो कि चिंतामन देशमुख राव कौन थे, वो थे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। द टर्म ऑफ द 22nd लॉ कमीशन एक्सटेंडेड टिल दैट इज सी अगस्त 2024। ठीक है, अभी क्या होने वाला था, अभी 2023 में 20 फरवरी 2023 में जो हमारे पास 22nd लॉ कमीशन है, उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाना था फरवरी 20 2023 को। बट अभी क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट, ठीक है, जिसके जो चेयरमैन जिसको चेयर किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये बोला है कि हम इसको 20 फरवरी 2023 से, जो इसकी लास्ट डेट थी, उससे इसका टेन्योर जो है बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, अगस्त 2024 तक जो है वो रखेंगे। मतलब कि 22nd लॉ कमीशन जो है वो अगस्त 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जो फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, वो चेयरमैन है 22nd लॉ कमीशन के। और इसके जो मेंबर हैं दैट इज़ के शंकरन, वो एक रिटायर्ड जज है केरला हाई कोर्ट के। तो आपने याद रखना है, जो 22nd लॉ कमीशन है उसके जो चेयरमैन है वो ऋतुराज अवस्थी है, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस से कर्नाटका हाई कोर्ट के। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, लॉ कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों इसको बनाया गया था। ठीक है, इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी, ये एक तरह का एडवाइजरी बॉडी जो है काम करता है, किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ना, वो उनको ये एडवाइस देता है। ठीक है, किस तरह की एडवाइस देता है कि जो पर्टिकुलर लॉ हमारे पास कंट्री में चल रहा है या किस स्टेट में चल रहा है, ठीक है, वो लॉ कितना अच्छा है, क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, ठीक है, उनको एग्जिस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है, वो इस तरह की जो एडवाइस है वो देता है, कौन देता है, लॉ कमीशन देता है। किसको, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये देता है। Who has been selected as external auditor to ILO in Geneva। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जी गिरीश चंद्र मुर्मू। सो गिरीश चंद्र मुर्मू को सिलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर है यहाँ पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हमारे पास गिरीश चंद्र मुर्मू है, कौन है, किसके हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, उनको सिलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू विल टेक ओवर फ्रॉम द करंट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ILO
द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलीपींस, ठीक है। ILO इज़ एन एजेंसी, ठीक है। जो ये ILO है ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेबर्स जो तबका है उनके उनके हकों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उनको वो जो एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स हैं, ठीक है, कितनी 187 कंट्रीज़, 187 कंट्रीज जो है ILO के अंदर आती है। उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उन सब की हितों की रक्षा करने के लिए उनका कहीं आपके क्या बोलते हैं उनका शोषण ना हो, तो इस तरह की बातें जो है वो कौन करता है, वो करता है ILO। तो इसके जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ILO के, उन किसको सिलेक्ट किया गया है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सिलेक्ट किया है, जो कि हमारे इंडिया के CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है। प्रेजेंट रोल ऑफ CAG, जो CAG है, ठीक है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, उनके प्रेजेंट रोल आजकल क्या क्या रोल है। सो इट इज़ करंटली द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी एक्सटर्नल ऑडिटर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी एक्सटर्नल ऑडिटर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स के भी है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की भी है, और अभी आप ऐड कर दो ILO के भी ये एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ये बन गए हैं। वो लॉन्च्ड जोंगजिंग 26 सैटेलाइट, ठीक है। जो ये जोंगजिंग 26 सैटेलाइट है ये है चाइना की। तो चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है जोंगजिंग 26 सैटेलाइट, जिसकी जो कॉस्ट है वो है $333 मिलियन की। और इसको किसके थ्रू जो है इन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्ग मार्च जो 3B रॉकेट है, इन्हीं का रॉकेट है, ठीक है, उसके थ्रू इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है, किसके लिए, एविएशन के लिए, और जो शिप्स होती हैं, ठीक है, जो शिप्स होती हैं और जो एविएशन होता है, ठीक है, जो समुद्र में शिप चलती है और जो एविएशन जो एरोप्लेन्स वगैरह होती है उनके लिए, एविएशन जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए क्या है, उनके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए, इंटरनेट को अच्छा करने के लिए जो है ये सैटेलाइट जो है ये छोड़ा गया है, दैट इज़ जोंगजिंग 26 सैटेलाइट, ठीक है। जो सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च किया है, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ CAST, ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और CAST ने ये बोला है कि हम 60 और जो है वो सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे 2023 में। सो चाइनाज़ के जो रिसेंट स्पेस प्लान्स हैं आप उनको याद रखना, ठीक है। चाइना इज़ टू लॉन्च, चाइना जो है वो लॉन्च करने वाला है 200 स्पेसक्राफ्ट इन 60 मिशन, मतलब कि 60 और मिशन में 200 स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च करेगा स्पेस में, ठीक है। और इसका एक कार्गो क्राफ्ट है उसको भी भेजेंगे ये, जिसका नाम है तियांगजू 6, जो कि 2023 के एंड में इसको भेजेंगे। तो आपने नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टू सेंड, और ये भेजेंगे शिनजू 16 और शिनजू 17 जो है ये भेजेंगे कहाँ पे, जो इनका टियांगोंग स्पेस स्टेशन है, इनका अपना स्पेस स्टेशन है, उसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। वहाँ के लिए ये शिंगशुंग 16 और शिंगशुंग 17 जो इनके स्कीम्स हैं, इनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको वहाँ पे भेजेंगे। और इसमें ये दोनों क्रूड मिशन होंगे, मतलब कि इसके थ्रू इंसान जो है वो टियांगोंग जो इनका स्पेस स्टेशन है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जो चेंज 7 स्पेसक्राफ्ट है ये भी चाइना का ही है, जो कि लॉन्च किया जाएगा कहाँ के लिए, मून के लिए। तो चाइना का जो मून मिशन है उसका नाम है चेंग 7 स्पेसक्राफ्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।